गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास कुमार। और अध्ययन द एफर्ट की तरफ से जो जेएसएससी जेई की बैचेज स्टार्ट है ऑनलाइन, जो आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको यूट्यूब के माध्यम से जो सब्जेक्ट है बेसिक इंजीनियरिंग, जो कि सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों में कॉमन है, उसका ये आज फोर्थ लेक्चर है, जिसमें कि हम लोग कुछ एमसीक्यूज जो है वो 4 टॉपिक के रिगार्डिंग जो एमसीक्यूज है उसको थोड़ा सा देखने वाले हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। आपको हम लोग कितने टॉपिक कवर कर लिए? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर पोटेंशियल डिफरेंस, और एक था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ। तो ये 4 टॉपिक हम लोग कवर कर लिए और आज इन 4 टॉपिक के रिगार्डिंग जो एमसीक्यूज है उसको थोड़ा देखने वाले हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके एमसीक्यूज को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन जो 1 है, इसमें सवाल पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स about the force between two charges is true। यह सवाल पूछा है। ऑप्शन है आपका ए, बी, सी और डी। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ऑप्शन बी है लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ऑप्शन सी है नो फोर्स exists between two unlike charges। एंड ऑप्शन डी है a force of repulsion exist between two like charges। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, दो चार्जेस में जो फोर्स लग रहा है, तो कौन सा इस चारों में से आपका ऑप्शन सही है? पहला है अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ये क्या एक दूसरे को रिपेल करता है? तो नहीं, ये तो अट्रैक्ट करता है, तो ये गलत है। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो लाइक चार्जेस मतलब दोनों पॉजिटिव हो दोनों नेगेटिव हो तो ऐसा अट्रैक्ट करता है? नहीं, ये तो रिपल्सन करता है। लाइक चार्जेस रिपल्सन होती है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन बी भी गलत है। नो फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द टू अनलाइक चार्जेस, दो अनलाइक चार्ज मतलब एक प्लस है और एक माइनस क्यू है, इनके बीच में कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। बिल्कुल करता है फोर्स, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अ फोर्स ऑफ रिपल्सन एग्जिस्ट बिटवीन द टू लाइक चार्जेस, दो लाइक चार्जेस मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स, रिपल्सन फोर्स एग्जिस्ट करता है? तो आंसर सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन आया हुआ है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आप द नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। क्वेश्चन 2 जो है, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व around the nucleus with high velocity, which type of force acts
against, which type of force act against the centrifugal, the centrifugal force and keeps the elements in their orbit. ठीक है, ये पूछा है. ठीक है. द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, किसी न्यूक्लियस के, ये मान के चलो ऐसा हमारा एक न्यूक्लियस है. ठीक है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है. ठीक है, और इसके चारों ओर ऑर्बिट रहते हैं. इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है. ठीक है, तो काफी हाई वेलोसिटी से घूम रहा है. तो विच टाइप ऑफ फोर्स एक्ट अगेंस्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब जब ये घूमेगा तो बाहर की ओर इसको ले जाएगा. सेंट्रीपिटल अंदर की ओर, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की ओर. तो इनके ऑर्बिट में जब ये घूमता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, बाहर की ओर लगता है. ठीक, तो कौन सा फोर्स है जो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अपोजिट रहता है. तो ये न्यूक्लियस जो है अपनी ओर इसको खींचेगा. यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन यहाँ रहता है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है. तो ये क्या है, अनलाइक चार्जेस है. तो अनलाइक चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है. ठीक है, तो ऑप्शन सी में ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन ए जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ऑप्शन ए गलत है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा. ठीक है, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो ऑप्शन बी जो है, वेरी सॉरी, ऑप्शन ए जो है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दिस इज ट्रू. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज ट्रू. Fe is a electrostatic force of attraction. Option A is a electrostatic force of attraction, ये ट्रू है. जबकि ऑप्शन बी में देख लो, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये नहीं होता है, यहां पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं है यहां पर. ऑप्शन सी इज ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो भी नहीं होगा. एंड ऑप्शन डी इज एडेसिव फोर्स. एडेसिव फोर्स जो होता है, ये तुमको एडेसिव फोर्स होता है वो टू डिफरेंट सब्सटेंसेस के बीच में, जो डिफरेंट सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल के बीच में एडेसिव फोर्सेस लगता है. तो वो भी ऑप्शन यहां पर नहीं होगा. तो ओनली ऑप्शन ए इज ट्रू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दिस ऑप्शन इज ट्रू. ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. द नेक्स्ट आप अगर देखिएगा, जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, तीसरा जो है, द नेक्स्ट इज what is the difference between an atom and an ion. Question है, what is the difference between an atom and an ion. एटम और आयन के बीच में क्या डिफरेंस है. तो आपको चार ऑप्शन दे रखा है. ठीक है, ऑप्शन ए है ions have always larger mass than atom of same element. क्या बोल रहा है, ions have always larger mass than the atom of the same एलिमेंट. ठीक है, ये एक ऑप्शन दे रखा है. ऑप्शन बी जो है, आयंस आर न्यूट्रल पार्टिकल्स व्हाइल एटम्स ऑलवेज कैरी अ पॉजिटिव चार्ज. बोल रहा है कि आयंस क्या होंगे, ये न्यूट्रल पार्टिकल होगा. आयंस क्या बोल रहा है, न्यूट्रल पार्टिकल्स होंगे. जबकि व्हाइल एटम्स ऑलवेज कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, जबकि एटम के पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा. ठीक है, और ऑप्शन सी है, आयंस ऑलवेज चार्ज्ड पार्टिकल्स व्हाइल द एटम्स आर न्यूट्रल एज अ होल. ऑप्शन सी है कि नहीं, आयंस जो है ये चार्ज्ड पार्टिकल होंगे, जबकि एटम जो होगा वो एज अ होल क्या होगा, न्यूट्रल होगा.
एंड ऑप्शन डी इज आयंस कैन ओनली एग्जिस्ट इन लिक्विड। आयन हमेशा किस में रहेगा? लिक्विड में एग्जिस्ट कर सकता है। देखो ऑप्शन डी तो गलत है, सिर्फ लिक्विड में ही रहेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन तुम अगर ए की बात करेंगे तो आयंस हैव ऑलवेज लार्जर मास देन द एटम्स, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ चार्ज जाता है, मास में अंतर नहीं आता है, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद है आयंस न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं जबकि एटम चार्ज पार्टिकल होते हैं, चार्ज होते हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन सी जो है ये सही है कि आयंस जो होते हैं वो चार्ज पार्टिकल होगा, ठीक है, और जो एटम्स होंगे वो न्यूट्रल पार्टिकल होगा। लाइक जैसे मान लो H2O जो है, ठीक है, मॉलिक्यूल से इसको जब हम लोग इसमें करंट दौड़ाते हैं तो ये H2 प्लस और O माइनस में ऐसे टूट जाता है, ठीक है। तो आप क्या देखते हो कि ये आयन बन गया, ये पॉजिटिव आयन हो गया, ये क्या है नेगेटिव आयन हो गया, तो ये क्या है चार्ज्ड पार्टिकल हो गया। ये इलेक्ट्रॉन क्या किया है? इलेक्ट्रॉन दिया है, तो दिया है तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? एक्सेप्ट किया है, तो नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो H2O एज अ होल क्या है? न्यूट्रल है, लेकिन जो आयन होगा वो क्या हो जाएगा? चार्ज पार्टिकल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, वो बोला है द एसआई यूनिट ऑफ, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसआई यूनिट ऑफ, एसआई यूनिट तुमसे पूछ रहा है, एसआई यूनिट 4 किसके लिए? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ऑप्शन ए इज वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी इज वोल्ट, ऑप्शन सी इज न्यूटन पर कूलम मीटर, एंड ऑप्शन डी इज सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब। ये तो सॉरी पर सेंटीमीटर ये बोलेंगे, इसको कूलम पर मीटर क्यूब बोलेंगे, ठीक है। यहां पर ये है सेंटीमीटर क्यूब नहीं है, कूलम पर मीटर क्यूब है। तो बोल रहा है द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये पढ़ाए नहीं है, ठीक है, हम बोले थे कि कुछ क्वेश्चंस जो है थोड़ा जान लेना चाहिए। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है E.ds, इसका सरफेस इंटीग्रल बोल रहा है। तो ये E.ds, इंटीग्रेशन ऑफ E.ds, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ds इज द सरफेस एरिया, मतलब एरिया, ठीक है, किसी सरफेस का एरिया, ठीक है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, दो तरह के वेक्टर के बीच में प्रोडक्ट होता है, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो अगर आप इसको लीजिएगा E.ds और उसका सरफेस इंटीग्रल निकालिएगा तो दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये क्या आता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है। और जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट होता है वो होता है वोल्ट मीटर, ये, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वोल्ट मीटर, ठीक है। इसका सही जो आंसर होगा दैट इज ये वोल्ट मीटर, ठीक। तो याद रखिएगा कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे तब वो फ्लक्स बन जाता है, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको साई पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत जगह फाई भी मिलता है, दोनों से डिनोट करते हैं, फाई से भी कर सकते हो, साई से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट वोल्ट मीटर। तो अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल ले लोगे तो मिलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसका एसआई यूनिट वोल्ट मीटर होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नाउ जो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कंडक्टर पोजीशन मार्क्ड 1 इन द फिगर। एक फिगर बनाया गया है, इस तरह से एक फिगर बना लिया गया है, ठीक है, ठीक है। और यहां पर एक ये है आपका पॉजिटिव सेल है ये, और ये है आपका नेगेटिव। ये 4.5 वोल्ट दिया गया है, कोई बैटरी है, ठीक है। और यहां से एक जो है बल्ब जो है वो निकाल दिया गया है,
ऐसे जल रहा है। इसको दिया गया है एरो मार्क 1 और ये जो है एरो मार्क 2, मतलब ये है कंडक्टर, ये दिया है। ठीक, तो मतलब ये पॉजिटिव से ये तार कनेक्टेड है, बल्ब में जा रहा, फिर ये तार नेगेटिव में आ रहा है। तो बोल रहा है ये जो मार्क 1 है ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कंडक्टर पोजीशन मार्क्ड 1? कंडक्टर पोजीशन, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में जो स्टेटमेंट है लिखा है दिस पॉइंट ऑफ कंडक्टर हैज अ डेफिनिट पोटेंशियल अगेंस्ट अर्थ। This point of conductor has a definite potential against earth। ठीक है, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी रखा है दिस पॉइंट ऑफ कंडक्टर हैज डेफिनिट वोल्टेज। क्या बोल रहा है? दिस पॉइंट ऑफ कंडक्टर has definite voltage एंड ऑप्शन सी जो है ये बोला है एन इलेक्ट्रिक करंट flows through the conductor, ये है। एंड ऑप्शन डी जो है, आई होप ये दिख रहा होगा, हाँ, एंड ऑप्शन डी है प्रोटॉन फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। प्रोटॉन फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, ये है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी तो पहले ही गलत है, कंडक्टर से प्रोटॉन नहीं फ्लो होता है, कभी फ्लो होगा बैटरी से इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होगा। तो ऑप्शन डी तो खड़े ही गलत है, कोई दिक्कत है ही नहीं उसमें। ऑप्शन ए बोल रहा है दिस पॉइंट ऑफ कंडक्टर हैज अ डेफिनिट पोटेंशियल अगेंस्ट द अर्थ। बोल रहा है अर्थ के अगेंस्ट इसमें आपको एक डेफिनेट पोटेंशियल दिख रहा है। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में, दैट इज 4.5 वोल्ट। तो ये दो टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर के अंदर, ठीक है, ना कि अर्थ के अगेंस्ट दिया है, तो इसलिए ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है दिस पॉइंट ऑफ कंडक्टर हैज अ डेफिनिट वोल्टेज, इस कंडक्टर के पास कोई डेफिनिट वोल्टेज है। देखो इस कंडक्टर के पास कोई डेफिनिट वोल्टेज नहीं है, ये जो कंडक्टर है इन दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट है, तो इन दो टर्मिनल्स के बीच में एक डेफिनेट वोल्टेज दैट इज 4.5 वोल्ट, इसलिए ये ऑप्शन बी भी गलत है। फिर बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, हाँ ये सही है, इस कंडक्टर से एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन is which of the following is a relation between electric field and electric potential at a point? Option A is E is equal to W by Q. Option B is E is equal to dV by dr. Option C is E is equal to minus dV by dr. ठीक है, एंड ऑप्शन डी इज नन। देखो ये पढ़ाया नहीं है, ठीक है, समझ लेंगे, कोई खास दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच V इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, ये होता है, और आगे एक नेगेटिव साइन होता है माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, तो यहां से अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं कर रहा है, तो ई डी आर भी लिखते हैं इसको। ठीक है, तो यहां से E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ये अगर बहुत ही स्मॉल वोल्टेज के लिए बात करेंगे तो ये डीवी हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हो डीवी बाई डी आर।
ठीक है। ये dr क्या होता है, r क्या होता है, तो किसी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक का दूरी होता है। ठीक है, तो आप मान लेते हैं यहां पर कोई पॉइंट है, तो यहां से यहां के बीच का दूरी क्या है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर से इस पॉइंट की दूरी ये हमारा क्या हो गया, आर हो गया। ठीक है, पोजीशन वेक्टर होता है, डिस्टेंस वेक्टर होता है, तो E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। तो ऑप्शन देख लो कौन सा सही है, तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, यही रिलेशन होता है, याद रखना है तुम लोगों को, और कुछ खास नहीं करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछा गया है। क्वेश्चन है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सर्किट कॉन्स्टिट्यूट्स, क्या बनाता है सर्किट में, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट कॉन्स्टिट्यूट्स क्या बनाता है, कॉन्स्टिट्यूट्स। ए है मैग्नेटिक चार्ज, बी है एन ईएमएफ, सी है एन इलेक्ट्रिक करंट, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव, कोई भी नहीं। देखो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली कॉल्ड एज करंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब भी फ्लो करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। करंट का बेसिक डेफिनेशन क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज बेसिकली कॉल्ड एज करंट। आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भी चार्ज है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज करंट। तो यहाँ सिंपल तुमसे क्या पूछा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको करंट बोलते हैं। सिंपल सा चीज है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए बी और डी तो होगा ही नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जितना भी होगा नंबर, एन ईएमएफ इज अ, ठीक है, क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ऑप्शन बी इज वर्क डन by internal agent. Option C is current. Option D is electrostatic force between 2 points. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो करंट तो होगा नहीं, ईएमएफ इज अ करंट, खड़े गलत है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट भी ईएमएफ होता नहीं है। ठीक है, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो हम कई बार बताए जब ईएमएफ आएगा तो ये कैसा वर्क डन होता है, ये भी वर्क होता है लेकिन इंटरनल एजेंट होता है। तो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, तो ईएमएफ क्या होता है, वर्क डन बाय इंटरनल एजेंट होता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, जो कि आज के सेशन में हम लोग कवर अप कर लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्लास होगा वो आगे के टॉपिक को हम लोग कवर अप करेंगे। आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।